ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द मल्टीपल पर्पस ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू। देखो, इस चैप्टर में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं स्पेसिफिक पर्पस ऑफ ए लिटरेचर रिव्यू के बारे में। इसमें जो भी सिलेक्शंस लिया हुआ है, कुछ टेक्स्ट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है ऑथर ने, जो उसका मेन पर्पस ये है कि इलिस्ट्रेट करना है कि हाउ दीज पर्पसेज आर रियलाइज्ड इन द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। मतलब जो भी हम रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या हम अपना प्रोटोकॉल लिख रहे हैं या हम अपने थीसिस लिख रहे हैं, वहां पे कैसे हम जो मल्टीपल पर्पस जो डिस्कस करने वाले हैं उसको कैसे रियलाइज कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली वेयर वी आर गोइंग टू पुट दोज content which we have sourced during making our literature review, right? ये क्या करने वाला है कि it is going to help you to prompt your thinking about the important elements of your own literature review, कि जब भी आप literature review करने वाले हो उस समय पे आपके लिए कौन कौन आपके थीसिस से रिलेटेड कौन कौन से important elements हैं। While considering the content to include in your literature review, ये important है कि आप रिफ्लेक्ट करें कि आपका पर्पस क्या है, कौन सा पर्पस है जो आप एड्रेस करना चाहते हैं लिटरेचर रिव्यू के दौरान। When including the references to work of the others, मतलब आप जो भी दूसरे के वर्क, कुछ पेपर्स जो हैं आपने इकट्ठा करे हैं और उनको आप अपने लिटरेचर रिव्यू में साइट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप रिफ्लेक्ट करिए कि आपको मतलब आपके कौन कौन से इश्यूज जो हैं वो आप एड्रेस करना चाहते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाह रहे हो अपने थीसिस में, या मेथोडोलॉजी दिखाना चाह रहे हो, या सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी लिखना चाह रहे हो। क्या आपका एक्चुअल पर्पस क्या, अभी आपके दिमाग में क्या है, वेयर यू वांट टू पुट इट। जैसे मान लो कि आपका हो सकता है कि ये क्लियर कट व्यूज सिर्फ एक और एक ही पर्पस हो कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है। तो उस केस में यदि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है तो आप उससे हिस्ट्री से रिलेटेड सारी चीजें ढूंढोगे और एक जगह पे रेफरेंसेज इकट्ठा करोगे, क्योंकि आपका मेन फोकस वही होगा। तो जितना भी आप आर्टिकल आप पढ़े हो वहां पे सिर्फ आप हिस्ट्री देखोगे उसके, करेक्ट? आप समझ रहे? तो ये पर्पस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले डिसाइड करिए कि आप किस पर्पस के लिए रिव्यू लिटरेचर करना चाहते हैं। वैसे मल्टीपल पर्पस जो वो ये हैं कि पहला एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। यहाँ से आप लिटरेचर रिव्यू करेंगे तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको मिल सकता है अपने रिसर्च का। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे, जब हम इंट्रोडक्शन टू सॉफ्ट कंप्यूटिंग जब पढ़ा रहे थे तो उसमें पूरा का पूरा क्या था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि हिस्ट्री में कैसे हमने शुरू किया, एक एक चीजें जो थी ह्यूमन की कैपेबिलिटी को एडवांस करने के लिए हमने अपना काम किया हुआ है, राइट। और उसमें देखा, हमने ये भी देखा कि कई जगह पे उसने रेफरेंसेस भी डाले थे, करेक्ट। तो आपको हिस्ट्री चाहिए तो सबसे पहले वहां पे हिस्ट्री से रिलेटेड सारे चीजें जो हैं वो अवेलेबल कराओगे आप। तो एक तो पर्पस जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करना। दूसरा मल्टीपल पर्पस में से है कि यदि मान लो कि इसको 1-2 यदि करे, यदि मान लो कि 1-2 करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने बुलेटेड पॉइंट रखा हुआ है। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि इट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द करंट कॉन्टेक्स्ट इन विच योर रिसर्च इज सिचुएटेड। मतलब बेसिकली जब आप रिव्यू लिटरेचर कर रहे हो तो आप बताओगे उसको कि भाई अभी क्या क्या चीजें चल रही हैं और उसमें से आपका स्टडी जो है कहाँ पे फिट बैठता है। तो उसके लिए एक पर्पस ये होता है। और वो कैसे करोगे, या तो कहीं से डिबेट हुआ हो, कोई इश्यूज के बारे में लिखा हो, या कोई क्वेश्चंस रेज किया हो उस फील्ड में, वो सारे रेफरेंसेस आप इंक्लूड कर सकते हो उसको दिखाने के लिए कि यहाँ पे मेरा रिसर्च जो है जाकर के फिट बैठता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट इंक्लूड्स द डिस्कशन ऑफ रेलिवेंट थियोरीज एंड कॉन्सेप्ट विच अंडरपिन योर रिसर्च। मतलब जैसे मान लो कि हमारे एग्जाम्पल में यदि लो, सपोज हमने एसबीडी पे काफी काम किया, राइट। एसबीडी में इमेज कंप्रेशन से काम किया, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एसबीडी की थ्योरी दी,
उसके बारे में मैथमेटिकल बैकग्राउंड लिखा। फिर लिखा कि एसबीडी को कौन कौन लोगों ने यूज करा। हमने ये भी बताया कि भाई उसके लिए एसबीडी को कहाँ पे ट्रंकेट करना है वो चीजें नहीं पता है, उसके बारे में मैक्सिमम चीजें एक्सप्लोर नहीं हुई है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं। यू गॉट इट? सो ये भी रेलिवेंट थ्योरीज, उससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो भी ढूंढा जाता है रिव्यू लिटरेचर्स में। ओके, इट इंट्रोड्यूसेस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इंट्रोड्यूसेस द रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी एंड, मतलब आपके रिसर्च से रिलेटेड कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज हुई है और वो टर्मिनोलॉजी उसका डेफिनेशन प्रोवाइड करना टू क्लेरिफाई न्यू टर्म्स आर बीइंग यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर ओन रिसर्च। यदि मान लो कि कोई नया टर्म यूज हुआ है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसका मीनिंग क्या है और कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है वो भी लिटरेचर रिव्यू से हम उठाते हैं। तो वो भी एक हमारा पर्पस होता है कि नई टर्मिनोलॉजी, रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी कौन कौन सी है, उसका मीनिंग क्या है। और जब आप लिखोगे भी थी इसके बारे में, जब अपने थीसिस में लिखना भी है, तो यदि आप उसी टर्म को यदि डिफरेंट वे में कोई इंटरप्रेट करना चाहते हो या अपना कोई मीनिंग देना चाहते हो, देन ऑल्सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी टोल्ड। बहुत सारे बुक में देखोगे कि वो बोलेंगे मशीन लर्निंग, लर्निंग को हमने दोनों टर्म को एक इंटरचेंज किया है, मतलब कहीं मशीन लर्निंग यूज किया कहीं लर्निंग यूज किया, तो लर्निंग भी जहां पे टर्म आया है उसको मान लीजिए कि मशीन लर्निंग ही है। यू गॉट इट? ताकि रीडर जब भी पढ़े तो लर्निंग का मीनिंग वो लिटरल मीनिंग पे ना जाए, उसमें मीनिंग पे आए कि भाई मशीन लर्निंग, मेरी बुक में मशीन लर्निंग या लर्निंग का दोनों का मीनिंग एक ही है। समथिंग लाइक दिस एग्जाम्पल, इट डिस्क्राइब्स द रिलेटेड रिसर्च इन द फील्ड। नेक्स्ट जो इसका पर्पस जो है मल्टीपर्पस में, कि आपको क्या पता चलता है कि आपसे, आपके फील्ड से रिलेटेड किन किन लोगों ने काम किया, कौन कौन सा रिसर्च करे, तो वो इंफॉर्मेशन भी आपको मिलता है। एंड सोस हाउ योर वर्क एक्सटेंड्स, आपका वर्क उनके काम को आगे बढ़ा रहा है या चैलेंज दिस, या उनके थीसिस को, उनके वर्क को चैलेंज कर रहा है कि नहीं जी आप सही नहीं हो, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद दैट, और एड्रेसेस द गैप इन देयर वर्क इन द फील्ड, या कुछ चीजें उन्होंने छोड़ दी उसके ऊपर आप काम कर रहे हो, तो इसके लिए भी रिव्यू लिटरेचर करा जाता है। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस को आप एड्रेस कर सकते हो, तीन टाइप के अपने प्रॉब्लम से ले सकते हो। नेक्स्ट, जो जब रिव्यू लिटरेचर करते हैं तो एक पर्पस हमारा ये भी होता है कि सपोर्टिव एविडेंस जो है वो इकट्ठा करना फॉर ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इश्यूज विच योर रिसर्च इज एड्रेसिंग। मतलब ये बोल रहे हैं कि सपोर्टिव एविडेंस ले करके आना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और प्रैक्टिकल इश्यूज के लिए, जो प्रैक्टिकली समथिंग विच इज नॉट बीइंग फिजिबल, राइट। जैसे मान लो कि सपोज करो, कोई छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि रोज यहाँ पे जो पेट सिटी स्कैन होता है, राइट, और हम कोई रेडियोमिक्स पे काम करना चाह रहे हैं, तो पेट सिटी की स्टडी हो रही है। अब मान लो कि रोज कुछ ना कुछ जो एग्जैक्टली जिस वे में प्रोटोकॉल फॉलो होना चाहिए उस वे में फॉलो अप नहीं होता। जैसे क्लिनिशियन रिव्यू करता है, उसी रिव्यू पे हम लोग क्या करते हैं कि एक इमेज कैप्चर कर लेते हैं और एक ही स्लाइस कैप्चर करते हैं और उसके ऊपर जाकर के हम आरवाई ड्रा करते हैं, उसका रेडियोमिक्स करते हैं और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं कि बिटवीन, मतलब दो टाइप के ट्यूमर में टेक्सचर जो है वो डिफरेंशिएट कर सकता है कि नहीं कर सकता, कि ये बेनाइन है या ट्यूमर है, रिस्पॉन्डर है या नॉन रिस्पॉन्डर है, या कोई भी क्लासिफिकेशन हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये इस केस में हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को ध्यान में रख रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम ये चेंज करो उसके बाद जाके एक्सपोज करो, आप जैसे काम करो वैसे ही करो, एक एक्सपोज करो स्लाइस और एक स्लाइस पे आरवाई डालो, आपको रिजल्ट मिलेगा। तो प्रैक्टिकल इश्यूज को हम सॉल्व कर रहे हैं ना, इजी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो जब प्रैक्टिकल इशू जब हम सॉल्व करेंगे, हमारा रिसर्च जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को जाकर के सॉल्व कर रहा है, तो उसको आएगा कहाँ पे, सिग्निफिकेंस में आएगा, उसका सिग्निफिकेंस हुआ, वो इजिली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज हो सकता है, करेक्ट। तो कहाँ कहाँ पे ये पर्टिकुलर चीजें हुई हैं उसके एविडेंसेज इकट्ठा करना, सपोर्टिंग एविडेंसेज लेना, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और इशू से रिलेटेड ये भी चीज इकट्ठा करना रिव्यू लिटरेचर का पार्ट होता है। तो जब आप पढ़ते हो तो ये बात सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है कि यहाँ पे मैं अपने
रिव्यू लिटरेचर को यूज कर सकता हूँ। The precise nature of your research will determine which of these purposes receive greater emphasis. मतलब जो भी अभी तक हम लोगों ने जो जो पर्पस जो डिस्कस किए वो पर्पस जो है ओके हाँ, हमने बोला कि प्रिसाइज नेचर जो है मतलब हम किस टाइप का रिसर्च कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा, राइट, कि कौन जितने पर्पस हमने डिस्कस करे कि रिव्यू लिटरेचर के इतने पर्पस हो सकते हैं, उसमें से हमारा कहाँ पे इम्फेसिस होगा वो डिसाइड करेगा कि हम किस टाइप का रिसर्च कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन ये बोल रहे हैं बट इट इज इम्पॉर्टेंट क्या है, टू गिव ईच वन केयरफुल कंसिडरेशंस। मतलब जो जो जितने पर्पस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसको केयरफुली कंसीडर करना चाहिए व्हेन डिसाइडिंग व्हाट योर रिव्यू शुड इनकम्पास। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं हमें उस समय पे ये सारी बातें, इतने तरह के पर्पस होते हैं लिटरेचर रिव्यू को, सबको ध्यान में रखना चाहिए और उस तरह से रिलेटेड उनसे रिलेटेड मटेरियल भी हमें इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर में हम दोबारा जाकर के रिव्यू नहीं करने वाले हैं, उतने आर्टिकल को पढ़ने वाले नहीं है। तो हर मतलब हर जो पर्पस जो है, जैसे मान लो कि हिस्ट्री उठाना, तो हिस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या चीजें मिली उसको एक जगह पे हमने जॉट डाउन कर लेना चाहिए। हिस्ट्री लिखते वक्त हम ये चीजें लिख पाएंगे, करेक्ट। सिग्निफिकेंस लिखते वक्त हम ये आर्टिकल को कोट कर सकते हैं। मेथोडोलॉजी लिखते वक्त ये पर्टिकुलर कैटेगरीज को हम कोट कर सकते हैं। वो सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। और फिर कोई भी आप रिव्यू लिटरेचर लिख रहे हो तो उस समय पे सोच सकते हो कि हमारे रिव्यू लिटरेचर में कौन कौन सी बातें मैं इंक्लूड करूं। क्या शुड आई इंक्लूड ऑल द पर्पसेज ऑफ द लिटरेचर रिव्यू यदि मैं कोई रिव्यू आर्टिकल लिख रहा हूं तो? आप समझ गए? क्योंकि वो यदि हमारे रिव्यू आर्टिकल में या हम जो भी रिव्यू लिटरेचर लिख रहे हैं यदि ये 5 पर्पस 7 पर्पस जो है यदि इंक्लूड होते हैं तो नेचुरली हमारा रिव्यू लिटरेचर जो होगा वो उसकी क्वालिटी बेहतर होगी। That's what is expected. That's what he says. कि deciding what your review should encompass. कि आपके रिव्यू लिटरेचर में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, राइट, या क्या क्या चीज होना चाहिए। Additionally, in relation to methodology, अरे additionally, in relation to the methodology adopted for your research, you will draw on the literature to justify your choice of a particular approach. मतलब जब भी आप मेथोडोलॉजी लिखते हो तो कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड से ही आप एक काम करना चाह रहे हो, राइट, वो भी जस्टिफाई करने के लिए आपको रिव्यू लिटरेचर जो है, जो जहां मतलब वहां पर भी आपका रिव्यू लिटरेचर जो है वो काम आ सकता है। इन द सेंस कि जैसे मान लो कि किसी ने, हम लोगों ने कोई आर्टिकल ऑलरेडी पहले लिखा है जिसमें हमने बोला है कि इमेज को हम ऐसे इस गाइडलाइन पे रिव्यू करेंगे, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो हम कोई उसके बाद का रिसर्च कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने आर्टिकल का रेफरेंस दे सकते हैं कि उसमें उस आर्टिकल में जो मेथोडोलॉजी हमने इमेज को रिव्यू करने के लिए यूज किया था सेम मेथोडोलॉजी हम यूज करने वाले हैं, एंड ब्रैकेट में रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल पहले वाले आर्टिकल का हम दे सकते हैं। पूरा का पूरा वो मेथड डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट। इसी तरह से किसी दूसरे ने कोई पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी से मान लो कि सीरम को सेपरेट किया या पर्टिकुलर कोई सेगमेंटेशन ही किया तो वो उसका सिर्फ मेथड हम लिख सकते हैं, ये सेगमेंटेशन जो इस आर्टिकल में जो यूज किया है, जो मेथोडोलॉजी स्टेप बाय स्टेप दूसरे ने उसने यूज करी थी उसको हम यूज करने वाले हैं। यू गॉट इट?
तो इसलिए भी रिव्यू लिटरेचर करा जाता है और ये बात ध्यान में रखा जाता है। वही बोल रहा है, द लिटरेचर टू जस्टिफाई योर चॉइस ऑफ ए पर्टिकुलर अप्रोच टू द रिसर्च एंड रिसर्च मेथड। और जनरली जो है ये बोल रहे हैं, रेफरेंस साइटेड कैन ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द स्पेसिफिकेशन। मतलब उस मेथड जो आप यूज कर रहे हो, जो मेथड आपने स्पेसिफाई किया, उसका यदि रेफरेंस भी आप साइट कर देते हो तो सफिशिएंट है। साइज ऑफ द सैंपल यू सेलेक्ट टू योर डेटा, आप वहां से भी बोलते हो उसमें इसी टाइप की स्टडी थी, उसने सैंपल साइज इतना लिया था रेफरेंस, इसलिए हमने इतना लिया, जस्टिफाई कर दिया आपने। उसे द साइट चूजन फॉर योर डेटा कलेक्शंस, अब कहां से डेटा कलेक्ट किया वो भी चीज, जैसे उसने इस मशीन से किया था, हमारे पास भी वो मशीन है, उसी मशीन का डेटा लेंगे, या इस जियोग्राफिकल रीजन से किया था तो जियोग्राफिकल रीजन को हम उठा सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ रेफरेंस भी साइट करेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और जनरली मेथोडोलॉजी से रिलेटेड जो है इस टाइप के जो जस्टिफिकेशन जो है वो मेथोडोलॉजी सेक्शंस में ही आते हैं, या उसके चैप्टर जो मेथोडोलॉजी से रिलेटेड चैप्टर है उस चैप्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। दूसरा बोला है कि therefore when we talk about multiple purpose of purposes of literature review, it is important to adopt, बोल रहे हैं, a flexible approach to the location in the digitation or thesis where each one is addressed। मतलब आपको जब भी आप मल्टीपल पर्पस यूज इंक्लूड करना चाह रहे हो अपने लिटरेचर रिव्यू में सारे, तो आपको उसमें पे ध्यान रखना पड़ेगा। एक एडॉप्ट बोला है, एडॉप्ट ए फ्लेक्सिबल अप्रोच, मतलब आप अपने फ्लेक्सिबल रहो कि कोई जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री में कहाँ पे रखूंगा, वो आप अपने दिमाग में रखो कि हिस्ट्री को मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, इसको इंट्रोडक्शन में भी डाल सकता हूँ, इसको डिस्कशन में भी डाल सकता हूँ, राइट। तो कहाँ पे मुझे ये पर्टिकुलर जो रिव्यू लिटरेचर का जो पर्पस जो था पूरे पेपर में या पूरे थेसिस में कहाँ पे मुझे डालना है, उसके बारे में आप फ्लेक्सिबल रहो, आप जस्टिफाई करो कि ये चीज यहाँ पे बेहतर हो सकता है, राइट। यही बोल रहा है, व्हेन वेयर ईच वन इज एड्रेस, मतलब एक एक पॉइंट को हम कहाँ पे एड्रेस करेंगे और थेसिस के किस पार्ट में होगा। आपको समझ में आ रही बात? हाँ, ठीक है। एज स्टेटेड इन चैप्टर 1, ये बोल रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट टू शो दैट यू हैव ए थॉरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड एंड दैट योर रिव्यू लिटरेचर इज नॉट ए लॉन्ड्री लिस्ट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब रिव्यू लिटरेचर कर रहे हो तो आपको ये नहीं करना है कि इस आदमी ने ये काम किया, इस आदमी ने, मतलब उसको पूरे सब कुछ को लेकर के नहीं लेके आना है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने किया, नहीं। आपको बात बोलनी है, लेकिन आपको ये समझ में, उसको पढ़ने के बाद आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छे से डेवलप हुई है, वो चीज रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, इसने किया, भाई उसके कहने का मतलब क्या था, आपका नॉलेज कितना अपग्रेड हुआ। तो आप नॉलेज की बात करो और फिर ब्रैकेट में जाकर के रेफरेंस दो, दैट इज गुड वर्क। जैसे आपने देखा आज सुबह में जो मैं पढ़ा रहा था वहां पर भी वो पहले बात नॉलेज की बात कर रहा था, फिर ब्रैकेट में एक रेफरेंस डाल दे रहा था कि इस आदमी ने ऐसी बात बोली, और उसके कंटिन्यूएशंस में उसकी सारी की सारी बातें थी। Essentially, you are building an argument which leads into your research। बेसिकली जब हम लोग क्या करते हैं उस समय पे कि हम आर्गुमेंट बिल्डअप करते हैं और वहां पे लीड करते हैं कि इसलिए हमें पर्टिकुलर रिसर्च करना चाहते हैं, राइट। एंड एज यू डेवलप योर आर्गुमेंट यू ड्रॉ ऑन सोर्स टेक्स्ट सेलेक्टिवली टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर योर असर्शंस। मतलब आप जो बात बोल रहे हो कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, यहाँ पे बात छोड़ दी, इसलिए मैं ये बीच की बात जो छोड़ी है उसको कहना चाहता हूं, समथिंग लाइक दिस, राइट। तो आप एक आर्गुमेंट डेवलप कर रहे हो ना, इसलिए बोल रहे हैं कि अपने आर्गुमेंट को डेवलप करने के लिए यू ड्रॉ ऑन सोर्स टेक्स्ट, और टेक्स्ट जो है उसको सेलेक्टिवली आप ले रहे हो टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर योर असर्शन, जो आप बोलना चाह रहे हो उसको करते हुए। हेलो,
अरे एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्रूटमेंट को वो विश्वेश करके है, विश्वेश। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है। बाई डिमोन्स्ट्रेटिंग योर ओनरशिप, बोल रहे बाई डिमोन्स्ट्रेटिंग योर ओनरशिप ऑफ आर्गूमेंट, मतलब ओनरशिप ऑफ आर्गूमेंट का मतलब आपने लॉजिकली वो आर्गूमेंट बनाया ना। यू शो नॉट ओनली दैट यू आर नॉलेजेबल, सिर्फ आप अपने नॉलेज को ही नहीं डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, बट ये भी आप बता रहे अबाउट द फील्ड, बट ऑल्सो यू आर इंटरिंग इनटू ए डायलॉग विद द अदर रिसोर्सेस, अदर रिसर्चर इन योर फील्ड। मतलब जब आप लिखते हो, अपने आर्गुमेंट डेवलप करते हो और वो बात लिखते हो, तो आप नॉलेज को तो डेमोन्स्ट्रेट करते ही हो, साथ ही साथ आप उन लोगों के साथ भी बातें करते हो जो आपके फील्ड में और लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो इट गिव्स यू ए मच better position in your field. So this review article or writing the review article जो है, और like review literature, it should be taken as a very good opportunity कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं उससे हमारा भी रिकॉग्निशन है, एंड हम रियली में बड़े बड़े लोगों के साथ आगे चल के बात करने वाले हैं अपने फील्ड में। In your field, that is, you are joining a community of researcher in your area. ये बात ध्यान में रखना चाहिए। The multiple purposes of literature review features of a successful argument in a literature review is that you make connections between one reference and another, and also explicitly links between these sources and your own work. मतलब बोल रहे हैं कि आप जब भी रिव्यू लिटरेचर लिख रहे हैं उस समय भी आपके एक सक्सेसफुल आर्गुमेंट जो आप रिव्यू लिटरेचर में जो प्रोवाइड करते हो वैसे प्रोवाइड करते हो कि एक रेफरेंस को दूसरे रेफरेंस से लिंक करते हो, समझ गया। और फिर आप क्या करते हो, एक्सप्लिसिटली अपना जो भी सोर्स बाकी जो है अपनी भी थीसिस को जाकर के उससे लिंक कर देते हो, अपने वर्क से जाके लिंक करते हो, मतलब एक रेफरेंस से दूसरे को लिंक किया, और आपने एक पोजीशंस बना दिया ना कि यहां तक बात हो चुकी है, अब मेरा काम इन्हीं से जुड़ा हुआ है, तो आपने लिंकिंग भी बना दी ना, इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है, ये लोग जैसे काम कर रहे हैं वैसे ही हम काम करने वाले हैं, समथिंग लाइक दिस, यू आर लिंकिंग, यू गॉट इट। वो एग्जाम्पल से धीरे धीरे समझ में आएगा। इसमें जो एग्जाम्पल दिया हम सारे के सारे वो एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे, बेहतर मैंने ऐसा सोचा पूरा इसको रिव्यू करने के बाद कि हम सारे एग्जाम्पल नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन कोर अंडरस्टैंडिंग को डिस्कस करेंगे, और फिर जैसे जैसे हम पढ़ाते रहेंगे कोई भी आर्टिकल जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस तरह की चीजें हम ढूंढेंगे कि भाई ये पर्पस कहाँ पे है इस आर्टिकल में, तुम समझ गए। इसकी हिस्ट्री यदि उठानी हो तो इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कहाँ पे दिया हुआ है, ताकि हमें समझ में आए कि जिस आर्टिकल को मैं पढ़ रहा हूं उस आर्टिकल में रिव्यू लिटरेचर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का इंटीग्रेशन टेक्स्ट में कहां पे है, ताकि हमें समझ में आए। इसको ध्यान में हम रखते हुए पढ़ेंगे, जब भी पढ़ेंगे उससे क्या होगा, हमारी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर होने वाली है, ठीक है। द एक्सट्रैक्ट्स इंक्लूडेड बिलो, बेसिकली जो इसने एक्सट्रैक्ट जो लिया टेक्स्ट जो एक्सप्लेन करने के लिए, इट इज फ्रॉम ए रेंज ऑफ एकेडमिक फील्ड्स एंड डिसिप्लिन्स। अब यह है कि इसके बारे में हमें उतना नहीं पता है, तो इसलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, लेकिन कोर पार्ट जरूर हम डिस्कस कर लेंगे। Illustrate some of the different purposes of the literature that can serve, and at the same time show how the writer in each case is building up his or her argument. मतलब जो लिख रहा है वो अपने आर्गुमेंट कैसे डेवलप कर रहा है वो भी तो समझ में आता है, तो वो उसी को सर्च करेंगे हम, किसी का भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो कि वो लोग कैसे डेवलप, इवन और इजी होगा कि जितने पर्पस रिव्यू लिटरेचर के हैं हम अपना ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल को देखें उस नजरिए से कि हमने क्या छोड़ दिया या कौन सी चीजें इंटीग्रेट करी तो टेक्स्ट में कहाँ पे किया, और फिर इससे क्या होगा, हमारा एक और बहुत अच्छा बेस बनेगा, और फिर जब दूसरे के आर्टिकल को उठाएंगे तब कंपेयर करने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने हमसे बेहतर ढंग से किया इंटीग्रेशंस, क्या हमको उनसे लर्न करने की क्या चीजें हैं, एंड विच इज बेटर, जो चीज हमें लगता है कि बहुत अच्छा चीज मिल रहा है तो उससे हमें अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करना चाहिए, ठीक है। तो वो अप्रोच हम लोग अप्लाई कर यूज करेंगे।
You will notice that in many situations a combination of different approach बोल रहे, a combination of different purposes can be fulfilled in the same part of the text. मतलब एक ही पार्ट ऑफ द टेक्स्ट में हो सकता है कि दो दो तीन चीजें कंबाइंड पर्पस जो थे वो जैसे इंट्रोडक्शन में ही दो तीन चीजें इंक्लूड हो जाए, वो पर्पस जो थे, ऐसा पॉसिबल है। द चॉइस, अब लेकिन इसने बोला कि हमने सिर्फ एक ही पर्टिकुलर पॉइंट को फोकस किया है, इसलिए इस तरह की चीजें हम नहीं डिस्कस करेंगे बेसिकली। द चॉइस ऑफ एग्जाम्पल जो इसने लिया वो लिया इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड स्नैपशॉट्स ऑफ डिफरेंट पर्पसेस बीइंग रियलाइज्ड। मतलब ये जो डिफरेंट पर्पसेस जो हैं वो जो भी रिव्यू लिटरेचर किया है वहां पे कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया है या रियलाइज किया, देन द फुल पिक्चर ऑफ ईच ऑफ द लिटरेचर रिव्यू साइटेड। मतलब ऐसा नहीं कि वो जो भी लिटरेचर रिव्यू जो साइट किया है इसने उसको पूरा वो डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, सिर्फ उसमें से उतना ही बात बताएगी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे ये चीजें जाकर के इन्होंने रियलाइज करी, इसका पर्पस तो ऐसे ही एक्सप्लेन करेगा। ठीक है, पूरा रिव्यू लिटरेचर नहीं बताएगा, सिर्फ इट इज गोइंग टू से कि यहाँ पे ये पर्पस रियलाइज हुआ है। योर रिसर्च विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी सिचुएटेड इन ए कॉन्टेक्स्ट। देखो अब देखो अब यहाँ पे चलते हैं, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में बात हो रही है कि जब आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्रोवाइड करना है तब आपको क्या चीजें ध्यान में रखनी है। इसलिए हम ये वाला जो पॉइंट जो होगा ना इसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ताकि हमें कॉन्टेक्स्ट मिले, हमें कुछ बात समझ में आए और याद रहे ताकि हम अपनी लाइफ में यूज कर पाए। ओके, सो बोल रहा है कि योर रिसर्च विल ऑलमोस्ट सर्टेनली बी सिचुएटेड इन ए कॉन्टेक्स्ट विच हैज ए हिस्ट्री। कोई भी रिसर्च होगा उसकी कुछ ना कुछ तो हिस्ट्री होगी, उसी में आपका रिसर्च सिचुएटेड है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब the sequence of events or policy changes which has led up to the current situations in which your research take place। मतलब ये बोल रहे कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट होगा या कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए होंगे जिसके चलते ये प्रॉब्लम आया, कोई भी करंट सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, राइट? तो उसी करंट सिचुएशन में ही तो आप रिसर्च करना चाहते हो ना, तो ये सिचुएशंस क्यों आकर के बना। जैसे मान लो कि जो हम लोगों ने एग्जांपल लिया, जैसे तुम्हारा वाला देखोगे तो कि नंबर ऑफ इमेजेस जो है बहुत ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, क्लिनिशियन उतने नहीं है, रिपोर्ट करने के लिए चाहिए उतने क्लिनिशियन, एक क्लिनिशियन को एक रिपोर्ट बनाने में 1 घंटा या 2 घंटा लगता है, राइट? लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यदि हम यूज करेंगे तो वही रिपोर्ट जो होगा वो सेकंड्स में एक्यूरेटली हो सकता है। तो इसलिए वर्थ है कि जाकर के हम इन्वेस्टिगेट करें कि एक दिन में हम 1000, 2000, 5000 रिपोर्ट कर सकते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यू गॉट इट? तो सिचुएशंस कैसे लीड किया आज के तारीख में, पेशेंट की संख्या बढ़ी, ये चीजें बढ़ी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुए, करेक्ट? तो ये सिनेरियो बन रहा है। नाउ इन दिस सिनेरियो व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू। तो हिस्ट्री तो हर जगह पे होगी कोई ना कोई, और यू माइट इंक्लूड द अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च फील्ड इटसेल्फ, कि वो रिसर्च फील्ड भी कैसे डेवलप हुआ है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ से आ गया, उसकी भी हिस्ट्री हो सकती है। which documents how the knowledge has progressed and perspective have changed in relation to your topic। मतलब आप जिस टॉपिक पे काम कर रहे हो उसमें नॉलेज धीरे धीरे कैसे प्रोग्रेस हुआ है और लोगों के प्रोस्पेक्टिव जो हैं या आपके प्रोस्पेक्टिव जो हैं वो कैसे चेंज हुए हैं, करेक्ट? एज ए पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि बहुत सारे लोगों ने ये डिमोन्स्ट्रेट करना शुरू किया ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है 90%, इतनी परसेंट एक्यूरेसी, इतनी सेंसिटिविटी बता सकता है, ये कर सकता है। मशीन लोगों ने अब इंटीग्रेट करना, एआई सिस्टम्स आने लगे, पेट सिटी में भी आने लगे, तो उससे दिखता है कि फ्यूचर इज वेरी ब्राइट इनटू दैट डायरेक्शन। नहीं तो एक सिचुएशन कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना वो इंपॉर्टेंट है बेसिकली, उसके लिए हिस्ट्री लेकर के आना।
As a part of the historical background, it may be significant to highlight the differing interpretation of the event. मतलब जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए ना, उस इवेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लो कि एआई जो डेवलप कर रहा है, तो जो मेडिकल फिजिसिस्ट उसमें काम कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि इसका फ्यूचर जो है बहुत अच्छा होगा। इसमें हमने ये चीज़ों को ध्यान में रखा है और इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाले हैं। लेकिन क्लिनिशियन, एक फिजिशियन कैसे सोचता है, उसको क्या फियर्स हैं, आप मेरी समझ रहे हैं? फिजिशियंस के क्या प्रोस्पेक्टिव है, तो फिजिशियन के प्रोस्पेक्टिव और मेडिकल फिजिसिस्ट के प्रोस्पेक्टिव जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। सो दो वो डिफरेंट ऑफ ओपिनियन को डिस्कस करना, दैट मे बी लाइक ए गुड पॉइंट। वही बोल रहे हैं कि इट मे बी सिग्निफिकेंट टू हाईलाइट डिफरिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, पॉलिसीज एंड रिसर्च फाइंडिंग्स। दूसरे के डिफरेंट, यदि मान लो कि लोगों के कि पॉलिसीज रिलेटेड जो है, मतलब डिफरेंट पॉलिसीज उसके साथ एग्जिस्ट करती है। जैसे कुछ लोग अभी भी फियरफुल है, कुछ लोग इस डर में सोचते हैं कि यार एआई जो होगा सब कुछ ये तो नहीं करेगा। जैसे अभी भी यहाँ पे कॉन्फ्रेंस में हो रहा था, तो लोगों के वो फियर दिमाग में कहीं ना कहीं थे कि हमको लगा कि भाई मतलब कि एआई जो है वेदर इट इज गोइंग टू रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग, हमारे क्लिनिशियन का जॉब का क्या होगा। इस तरह के फियर्स हैं लोगों के बारे में, राइट। तो अब डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं ना कि किन किन के जॉब चली जाएगी, इतने लोग, इतना काम जल्दी जल्दी हो जाएगा तो फिर क्या होगा। जैसे गैन है नेटवर्क, मान लो आर्टिफिशियल इमेज क्रिएट कर देता है और बिल्कुल आप रियलिस्टिक इमेज की तरह दिखता है। जैसे मान लो मेरा फोटोग्राफ मेरा इमेज खड़ा कर देगा और आप वो डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि वो मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो है वो बोल रहा है, वो रियल है या फेक है, वो डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल है। सो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट्स और इस टाइप के प्रॉब्लम्स हैं। सो दोज थिंग्स भी आप डिस्कस कर सकते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में। अब यहाँ पे उसने अपना एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिया है और जहाँ पे वो इन्हीं बातों को, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट, और पॉलिसी जो चेंज जो है उसी को डिस्क्राइब करने वाला है कि इसने यहाँ पे क्या। टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ टाउन एंड रीजनल प्लानिंग, द एग्जांपल फोकसेस ऑन द बैकग्राउंड टू कंटेम्पररी थ्योरेटिकल डिबेट्स इन प्लानिंग पॉलिसी। देखो प्लानिंग पॉलिसी में क्या है, रिसर्चर प्रोवाइड्स द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट of the research, situating it against the backdrop of post-war planning and the general instances taken during the post-modern theoristics। मतलब बेसिकली वो एक पर्टिकुलर जो पॉलिसी चेंज हुआ, वो पॉलिसी चेंज को पहले डिस्क्राइब कर रहा है और उसके बाद वो अपने कॉन्टेक्स्ट को लेकर के आने वाला है। वो उसी तरह से अलग अलग उसने ये बात बताई, हम इसको स्किप कर रहे हैं बेसिकली। आपको समझ में आ गया? ये वही थ्योरी की बात कर रहा है 2.1 में, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और आगे जो इंपॉर्टेंट चीज है मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है, तो वहां पे हम रुक करके फोकस करेंगे, ठीक है। ये अगेन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की है और बेसिक इंटरेस्ट जो है, जो शुरू के जो थे वो वही है। अब देखो यहाँ के बाद वो कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है, राइट, कि आज के तारीख में अभी तक के काम क्या हुए और आपका जो भी रिसर्च जो है वो कहाँ पे मतलब जाकर के फिट बैठ रहा है वहाँ पे। द कवरेज ऑफ द कंटेम्पोररी कॉन्टेक्स्ट इन विच योर वर्क इज सिचुएटेड इज लाइकली टू सेंटर ऑन करंट टॉपिक्स ऑफ डिबेट इन द फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ रिसेंट एंड ऑन गोइंग रिसर्च। मतलब ये बोल रहे कि जो कवरेज ऑफ कंटेम्पररी कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपको ये दिखाना है कि अभी आज के तारीख में ऐसा चल रहा है, राइट। और हम जो पर्टिकुलर चीजें जो करना चाह रहे हैं उसका सेंटर यहाँ है। ये बोल रहा है कि इस योर वर्क इज सिचुएटेड इज लाइकली टू सेंटर ऑन द करंट टॉपिक ऑफ डिबेट। मतलब अभी जो समाज में जो भी चल रहा है, डिबेट चल रहा है या लिटरेचर, उस फील्ड में जो काम कर रहा है उसका कोर पॉइंट आप आपसे जो रिलेटेड जो पॉइंट है उस पॉइंट को हाईलाइट करना है बेसिकली।
कि हम यहाँ पे फिट बैठ रहे हैं, बेसिकली उसकी बात कर रहा है। दिस पार्ट ऑफ योर लिटरेचर रिव्यू विल लिंक क्वाइट क्लोजली टू द डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंस। ये कहाँ पे जाएगा? सिग्निफिकेंस के जब डिस्कशन चैप्टर, जब डिस्कशन वाला जो कॉलम आता है वहां पे जाएगा, और सिग्निफिकेंस जस्टिफिकेशन ऑफ योर ओन वर्क इसमें आएगा। या तो जहां पे आपके अपने वर्क को जस्टिफाई करना हो वो वहां पे इसको यूज करेंगे, या हम उसके सिग्निफिकेंस जहां हम अपने वर्क के सिग्निफिकेंस को बताना हो वहां पे जाकर के यूज करने वाले हैं। ठीक है। सो ये वही, मतलब पहले वो बताएगा, यहाँ पे अगेन जो एग्जाम्पल जो है वो उसको जाकर के डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे देख लेते हैं एक बार। इन दिस एक्सट्रैक्ट it says the researcher provides the reader with an introduction to the topic of groundwater contamination and current research in this area। वो groundwater contamination से रिलेटेड काम कर रहा है, तो इस ये में कितने काम हो चुके हैं उसके बारे में बता रहा है, और फिर जाकर के वो अपना स्टडी फिट करेगा कि ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, हमें क्यों करना चाहिए, और अपनी रिसर्च को वहां पे जाके घुसाएगा बेसिकली। ठीक है। यहाँ पे वही लिख रहे हैं कि इधर ये within the civil and structural engineering field, this contextualization also serves to highlight the significance of his topic by giving the reader a sense of why it is important, right, to study different ways of reducing groundwater contamination like this। so वो अपने वो एग्जाम्पल दे रहा है, वो लोगों के आर्टिकल जो है जाकर के साइट कर रहा है, और वैसे करके आगे बढ़ रहा है। दूसरा एक और एग्जाम्पल जो बता रहे हैं यहाँ पे बायोडिग्रेडेशन, और भी बता रहा है कि उसको कैसे रिमूव करा जा सकता है, उसमें बायोडिग्रेडेशन मटेरियल्स के क्या रोल हैं। मतलब वो अपनी बातें लेकर के आना चाह रहा है कि जो वो समझ रहा है कि इसको यूज करने से बेनिफिट हो सकता है। सो ही इज जस्ट गिविंग ऑल आर्गुमेंट्स एंड सपोर्टिव एविडेंस बाय गिविंग द रेफरेंसेस। दूसरा एग्जाम्पल अगेन वैसे ही है कि वो बोल रहे हैं फॉलोइंग गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द करंट इश्यूज एंड डिबेट्स इन कनेक्शन विद द इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। तो करंट इश्यूज और डिबेट, लोगों के बीच में क्या डिबेट है, उसको लेकर के फिर अपना कॉन्टेक्स्ट तैयार कर रहा है कि हमारा रिसर्च जो होगा वो किस कॉन्टेक्स्ट में जाकर के फिट बैठेगा। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिया, फिर हाई चाइल्ड हेल्थ पॉलिसीज का ले रहे हैं, चाइल्ड हेल्थ को इलस्ट्रेट करने के लिए। He says कि the current debate around the different paradigm for research with children, right? वो हेल्थ से रिलेटेड कितने डिफरेंट पैराडाइम्स हैं, और उससे रिलेटेड चिल्ड्रन हेल्थ से रिलेटेड कितने कितने काम हुए हैं, और फिर चूंकि उस फील्ड में चिल्ड्रन हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहा है तो वहां पे फिर वो प्रॉब्लम उठाएगा, लेकर के आएगा, विथ रेफरेंसेस प्रोवाइड करेगा, और आगे वो बढ़ने वाला है। वो वही ये देखो यहाँ पे देन इन दिस कॉन्टेक्स्ट जेम्स एंड दिस स्प्राउट क्रिटिक द डोमेंट, ऐसे फ्रेमवर्क ऐसे ऐसे करके उसने करके मैं बाकी समराइज किया, हम इसको भी छोड़ रहे हैं। ठीक है। यस, थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग, मतलब अब थ्योरी की बात करनी है। देखो दो तो बात कर चुके हम लोग, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कंटेम्प्रेरी, अभी जो रिसर्च चल रहा है उसमें हमारा कहाँ फिट बैठता है उसका एग्जाम्पल आ गया, अभी आ गया थ्योरी की बात। In your literature review, it is important to introduce and discuss any theories and concept which you intend to draw on to provide directions for your research and to help make sense of your data। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे बोला इट इज इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस एनी थ्योरीज, कोई भी थ्योरी जो आपके काम से रिलेटेड है। जैसे हमने एसबीडी का एग्जाम्पल लिया, तो एसबीडी क्या है, कैसे कंप्रेस कर सकता है, उससे रिलेटेड थ्योरी डिस्कस करना वो हमारा काम है, राइट। तो यही यहाँ पर भी यही बोल रहा है कि वही थ्योरी डिस्कस करना है, और कॉन्सेप्ट विच यू इंटेंड टू ड्रॉ ऑन प्रोवाइड डायरेक्शंस टू योर रिसर्च, अपने रिसर्च को, ताकि ये थ्योरी जो होगी यही आपके डायरेक्शंस बताएगी कि आप इस डायरेक्शंस में रिसर्च करने वाले हो। जैसे ट्रंकेट कर देंगे एसबीडी में लिस्ट सिंगुलर वैल्यूज को, तो मुझे कंपैरिजंस मिल जाएगा, सिर्फ हम रिटेन करेंगे सिग्निफिकेंट वाले को, लाइक दिस। Your own interpretation of these theories and concepts should be made clear.
जैसे हम लोगों ने पहले थ्योरी दी थी, फिर बताया था ना कि कैसे इनसिग्निफिकेंट जो है हटा देंगे तो मुझे कंप्रेशन मिल जाएगा, वो हमारा सोच था, वो बात बोल रही है। दिस कुड बी डन फर्स्ट बाय कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग हाउ अदर्स हैव डिबेटेड एंड डिफाइंड दिस थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट एंड देन स्टेटिंग योर ओन पोजीशंस। जैसे मान लो कि हम लोगों ने भी उसमें दिया था ना कि कुछ लोगों ने एसबीडी पे काम किया और इमेज कंप्रेशंस दिया है, का वैल्यूज दिया है। अब जहां पे जो प्रॉब्लम था वो कि उसकी बात बताई थी कि हमें ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड नहीं पता, तो एक ने बताया है कि ऑप्टिमम थ्रेशोल्ड ये है, लेकिन इट इज नॉट थ्रोली इन्वेस्टिगेटेड, इसलिए हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। सो लाइक दिस, इस टाइप का कॉन्टेक्स्ट देना, प्रोवाइड करना, ये इंपॉर्टेंट चीज होता है। ठीक है। दूसरा ये बोल रहा है कि थ्योरेटिकल अंडरपिनिंग में एक टर्म जो यूज कर, थ्योरी और कॉन्सेप्ट tend to be interpreted and used in a variety of ways in different field of research। पहली चीज कि अलग अलग फील्ड ऑफ रिसर्च जो है उसमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट टर्म जो है ना वो अलग अलग ढंग से लोग इंटरप्रेट करते हैं। तो आपका मतलब क्या है जब आप थ्योरी कोई लिख रहे हो और कोई कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो क्लियर होना चाहिए, राइट। अलग अलग फील्ड में सेम चीज के अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। तो आपके फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लो तुम एआई में काम करना चाहते हैं, एआई में थ्योरी और कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, यू गॉट इट? या न्यूक्लियर मेडिसिन में थ्योरी और कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, मैथमेटिक्स में थ्योरी और कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, लाइक दिस। वो बाकी वो यहाँ पे वो डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहा है कि थ्योरी का मतलब, थ्योरी कैन बी बोल रहा है, कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए फ्रेमवर्क which offers an explanatory device often in the form of categories and relationship। मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि थ्योरी और कॉन्सेप्ट को जो है अलग अलग लोग इंटरप्रेट करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें उसका मतलब क्या है, एंड दैट हैज टू बी गिवन। ठीक है, आगे चलूं फिर छोड़ दूं? ये बोल रहा है इन सोशल कॉन्टेक्स्ट द साइंस दिस इज नॉट सो क्लियर कट एज ह्यूमन बिहेवियर इज लेस प्रिडिक्टेबल एंड यूनिफॉर्म देन दैट ऑफ मटेरियल्स एंड सबस्टेंसेस। मतलब सोशल बिहेवियर के केस में थ्योरी और कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा, साइंटिफिक सेंस में डिफरेंट होगा। लाइक यहाँ पे बोला है कॉन्सेप्ट इज अ वर्ड और एक्सप्रेशन दैट रिप्रेजेंट जनरल और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज which is derived from more specific instances। मतलब कॉन्सेप्ट को बोल रहा है कि वर्ड और एक्सप्रेशन हो सकता है जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को डिस्क्राइब कर दे, तो वो देखना है पहले थ्योरेटिकल इंटरमीनिंग, और वैसे ही वो बताया है जा करके। ये देखो उसके बाद की बात जो आती है आपकी, ये उसके बाद आता है डिफिनीशन एंड डिस्कशन ऑफ टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन योर रिसर्च। ये बोल रहा है इट इज प्रोबेबल दैट यू विल यूज टर्मिनोलॉजी इन योर रिसर्च which has been defined and used in a variety of ways by different researcher in your field। मतलब जो टर्मिनोलॉजी जो आप यूज कर रहे हो, ऐसा पॉसिबल है, प्रोबेबल है कि वो टर्मिनोलॉजी आप यूज करोगे which has been defined and used in a varieties of ways। मतलब वही टर्म एक तरीके से नहीं यूज हुआ है, अलग अलग तरीके से यूज हुआ है आप ही के फील्ड में। This terminology is likely to encompass the levels given to the concept and theories, such as mentioned in the section above, as well as more concrete nouns such as social worker or diabetes, like this। मतलब अलग अलग टर्म्स, बेसिकली ये याद रखना है कि की टर्म्स जो है सेम की टर्म का इंटरप्रिटेशंस उसी फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर ने डिफरेंट डिफरेंट ढंग से किया होगा, करेक्ट। एक बात, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डू नॉट एस्यूम, आप ऐसा मत समझें कि कॉमन एग्रीमेंट है अबाउट द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स एंड फ्रेज दैट यू इंक्लूड। समझ गए? तो जिसलिए जो यदि कोई टर्म और वो यूज कर रहे हो, जैसे मशीन लर्निंग का ही मतलब है, अब मशीन लर्निंग वर्ड आप यूज कर रहे हो तो आप क्या समझ रहे हो वो बताओ, क्योंकि मशीन लर्निंग के इंटरप्रिटेशन और वर्ड्स के डेफिनेशन अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से दिया है।
सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि सेम वर्ड को आप क्या समझ रहे हो और आप किस कंटेक्स्ट में उन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट हैज टू बी मेड क्लियर इन योर लिटरेचर रिव्यू. इट्स क्लियर? फाइन. Okay, you should therefore introduce your reader to the variety of ways a term has been defined and interpreted and make it clear how you will be using the term. मतलब वो आपको भी बताना है, ऐसा नहीं है. इसलिए तुम देखोगे जब भी मशीन लर्निंग का बुक देखोगे, बुक में मैं तुमको कल दिखाऊंगा ऐसे एग्जांपल्स कि उसमें ना एक ही टर्म को वो बताता, मशीन लर्निंग को इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोला, इस अथर ने ऐसे बोला, इस बुक में ऐसे बोला है, हम ये बोलना चाह रहे हैं, हमारे हिसाब से इसका मतलब ये है जी. You got it? So that clarity has to be there. वही बोला, you should therefore introduce your reader to the variety of ways a term has been defined and interpreted, and or make it clear how you will be using those terms. जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है डेफिनेशन और ग्लॉस उसका, इसमें देखा है कि द रिसर्चर डिस्कसेस द टर्म डिस्क्लोसिया ऑन पोलीग्लोसिया, और वो फिर ना अलग अलग चीजों को बता रहा है, प्रोवाइडिंग रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी एंड डेफिनेशन फॉर रिसर्च एंड शोइंग हाउ डिफरेंट ऑथर्स हैव यूज्ड द टर्म्स इन रिलेशन टू द पर्टिकुलर सोर्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट. वो बताया ये डिस्क्राइब कुछ, वो दूसरे तरीके से जिसने बोला, वो अलग अलग चीजें जो हैं वो बताता है कि ये टर्म इस आदमी ने उस टर्म को कैसे यूज करा. यू गॉट इट? आपको समझ में आया? मोटा मोटी बात समझ में आ गई ना कि एक ही टर्म की टर्म जो होगा उसी फील्ड में उसको अलग अलग ढंग से लोगों ने यूज किया होगा, आप उसका मतलब क्या बताना चाह रहे हो, दैट हैज टू बी क्लियर. आगे चलो. ओके, उसके बाद का एग्जांपल जो है द नीड फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस वर्क, एक अलग टाइप का है. इट इज अ कॉमन फीचर ऑफ रिसर्च जनरली टू आइडेंटिफाई ए गैप इन प्रीवियस रिसर्च विच योर ओन वर्क इज वेल सुटेड टू फिल. करेक्ट? मतलब वो गैप बताना जहां पे आपका जब काम होगा तो वो गैप फील हो जाएगा. मतलब इस तरह के कोई किसी ने काम नहीं किया, मैं ये काम करूंगा तो ये बन जाएगा. राइट. दिस जनरल प्रिंसिपल्स is illustrated in More work which signals the limitation and paucity of earlier research into the effectiveness of pronunciation instructions and shows how the current study is intended to fill the gap. मतलब उसने इंग्लिश लैंग्विस्टिक में काम किया है, लेकिन वो वहां पे जाकर के वो गैप दिखा रहा है जब वो लिख रहा है तो, और वहां पे जाकर के इसका रिसर्च जो होगा वो कैसे फिल करेगा उसको जाकर के एक्सप्लेन कर रहा है. तो जब आप पढ़ो तो इस बात को ध्यान में रखना है कि दूसरा आदमी लिख कैसे रहा है, उस पर नजर ज्यादा होने तो लिखना आएगा. वही लिखा है, टर्निंग टू रिसर्च इनटू प्रोनाउंसिएशन एंड इट्स इफेक्टिव, द नंबर ऑफ एम्पिरिकल स्टडीज फ्यूअर, बोला ना, एंड स्टडीज एग्जामिनिंग इतना इतना इज इन प्रोनाउंसिएशन हैव यील्डेड इनकंसिस्टेंट एंड इवन कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट. तो आया ना, एक बताया प्रॉब्लम, ए स्टडी बाई समथिंग फाउंड लाइक. तो इस तरह की चीजें जो हैं वो हमें मिलने वाली हैं. ओके, ठीक है. सो नीड फॉर, ये क्या बता रहे हैं, नीड फॉर एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वर्क, मतलब प्रीवियस वर्क जो है यहाँ तक लोगों ने काम खत्म किया और उससे आगे बढ़ाने की जरूरत है. मतलब देयर इज स्टिल दे हैव लेफ्ट समथिंग टू डू, राइट, और वो हमें करने की जरूरत है. तो ये एक्सटेंशन का एग्जांपल आएगा. द अबव स्टडीज प्रोवाइड अस with neither a definitive answer to the question of whether pronunciation instructions does in effect help improve L2 proficiency, nor to which kind of instructions is more effective. अब देखो, इतना तक तो रिसर्च कर दिया लेकिन इसके आंसर नहीं दिए, इसलिए मैं इसको एक्सटेंड करना चाहती हूँ. You got it? इस टाइप के भी प्रॉब्लम्स वो इस एग्जांपल में आ पाएगा, नीड फॉर एक्सटेंशन ऑफ योर प्रीवियस रिसर्च. ठीक है जी. फर्दर स्टडीज इनटू दिस एरिया आर नीडेड, देखो बोला ना लास्ट में जाकर के, टू प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्गर बेसिस ऑन विच टू प्लान ए कोर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशंस. इसलिए हमें फर्दर स्टडीज की जरूरत है.
इस तरह से लिखना। कोई कई बार ना आपको लैंग्वेज भी मिलेगी अच्छे से, मतलब आप पूरे का पूरा लैंग्वेज कॉपी नहीं करो, लेकिन जैसे लिखने का बाया ना कि फर्दर स्टडीज इनटू दिस एरिया आर नीडेड, इसको कोई चेंज नहीं करने वाला, बट इट इज इफेक्टिव। इसके पहले आप बता चुके हो कि इतने काम हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसके आंसर नहीं मिले, इसलिए हम जाकर के आगे करना चाहते हैं। ठीक है, बोला ना, द बेसिक क्वेश्चन अंडर द एग्जामिनेशन ऑफ दिस स्टडी इज टू whether the student who receive instructions in a specific feature of pronunciation perform better than those who do not। क्वेश्चन लगा दिया ना, इसलिए वो स्टडी करना चाह रहा है आगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ ए प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। इन एडिशन टू इंडिकेटिंग ए गैप इन द प्रीवियस वर्क, एक तो ये हुआ कि गैप आप इंडिकेट क्या कर रहे हो, देयर इज ए गैप इन द प्रीवियस वर्क। इट इज इक्वली इसेंशियल टू अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ द रिसर्च यू आर प्रपोजिंग। मतलब आप जो रिसर्च जो प्रपोज कर रहे हो उसका सिग्निफिकेंस क्या है ये बताना। ए गैप इन प्रीवियस रिसर्च जो है, इट डज नॉट इन इटसेल्फ प्रोवाइड जस्टिफिकेशन फॉर योर ओन वर्क। मतलब गैप है, ये सिर्फ एलोन सफिशिएंट नहीं है कि आप कोई रिसर्च कर रहे हो, उसका बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस नहीं है, बट यू शुड गिव, बोल रहे हैं ना, यू शुड गिव गुड रीजन व्हाई योर स्टडी इज इंपॉर्टेंट एंड वर्थ डूइंग। क्यों आपकी स्टडी इंपॉर्टेंट है, वर्थ डूइंग है। देखो हमारे पेपर जितने साल पिछले साल जो छपे उसका सबसे बड़ा जानते हैं क्या, उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या था, ये कि why our study is important and worth doing, we proved it। हर रिव्यूअर को अच्छा लगा, उसको वो काट नहीं पाया, और जहां थोड़ी बहुत जो चीजें जो थी वो नेचुरली लोग जो है उसको क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि इम्प्रूव कर लो। तो ये जस्टिफाई करने, ये ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, दिस माइट इंक्लूड ए डिस्कशन ऑफ योर मोटिवेशन ऑफ डूइंग वर्क, कैसे भी लेके आओ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप दोनों ही बातें जाकर के मतलब वहां पे फोर्स करिए कि आपका गैप है, एंड देन आपके स्ट्रॉन्ग मोटिवेशंस क्या है, क्यों, व्हाई इट इज वर्थ डूइंग। या if outlining a problem that your research is intended to solve, it is advisable to incorporate citations from the literature in your field which supports your claim that it should be investigated। ठीक है, मतलब कि वहां से भी उठा सकते हो तुम रेफरेंस ना, कि क्यों ये वर्थ है, क्योंकि दूसरे ने बोला होगा नहीं नहीं, ये तो ऐसा बैकग्राउंड उठा सकते हो कि इसकी जरूरत है इन्वेस्टिगेट करने के, समथिंग लाइक दिस। नाउ उसके बाद क्या है, एग्जाम आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम टू बी इन्वेस्टिगेटेड, ये अनदर टाइप है, करेक्ट, कि वो आइडेंटिफाई करना। बोथ शॉर्टेज ऑफ रिसर्च, मतलब अगेन इंपॉर्टेंस आर इंडिकेटेड हियर, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो रिव्यू लिटरेचर जो भी करोगे वो वहां पे आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर रहे हो कि ये प्रॉब्लम है। जैसे जैसे कई बार ना आदमी लिख के छोड़ देता है कि भाई ये प्रॉब्लम है लेकिन मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया, जैसे लिमिटेशन ऑफ द स्टडी, वो वहां से आपको प्रॉब्लम मिल जाता है। तो हमेशा ना लिमिटेशन पे ध्यान दो कि जाकर के जब भी आप रिव्यू लिटरेचर कर रहे हो तो इसकी स्टडी का लिमिटेशन क्या था। इसको 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 ठीक है। दूसरा इसके बाद का क्या है, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम एंड जस्टिफाइंग द करंट रिसर्च। मतलब आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, बोल रहा है प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल रीजंस व्हाई रिसर्च इज वैल्यूएबल आर प्रोवाइडेड इन दिस एग्जांपल। क्या बोला कि थ्योरेटिकल रीजन, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रीजन तो बता दिया आपने कि रिसर्च जो है करना क्यों वैल्यूएबल है, वो इन एग्जांपल में प्रोवाइड किया। द रिसर्चर हाइलाइट्स द प्रॉब्लम, किसके, इम्प्लायर और इम्प्लाई के रिलेशनशिप में, आफ्टर रेडिकल ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एंड इल्यूड टू द स्कार्सिटी ऑफ रिसर्च इन द एरिया, देयर बाय इंडिकेटिंग ए गैप इन विच करंट स्टडी कैन फिल। मतलब बोल रहे
कि इस एग्जाम्पल में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल रीजन को जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों रिसर्च जो भी रिसर्च जो मैं करने जा रहा हूँ इट इज वैल्यूएबल। उसमें वो क्या कर रहा है, इम्प्लायर और इम्प्लाई के रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स जो होते हैं उसको हाईलाइट कर रहा है, राइट। और इस एरिया में कि इम्प्लायर और इम्प्लाई के बीच के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई स्टडी नहीं हुई है, बहुत कम हुई है, स्कार्सिटी है। और तब वो जाकर के बोल रहा है कि मैं जो काम करूंगा उस गैप को फिल करने वाला है। अगेन नेक्स्ट, लिंकिंग द प्रॉब्लम विथ जस्टिफिकेशन ऑफ द रिसर्च फोकस, राइट। मतलब आपके रिसर्च का फोकस और जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है उसके बीच का लिंक बनाना, ये ध्यान रखना। जस्टिफिकेशन फॉर द रिसर्च फोकस ऑन हायर एजुकेशन करिकुला इन रिलेशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज गिवन इन द एक्सट्रैक्ट बिलो। मतलब जो आगे अभी टेक्स्ट जो लिख लिया है उसने बोला कि जस्टिफिकेशन ऑफ द रिसर्च फोकस कि हायर एजुकेशन करिकुलम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, उसके बारे में ये उसने उठाया है पैराग्राफ जहां से भी लिया है। In the previous paragraph, he said that the link has identified the lack of comprehensive provision of education for sustainable development. मतलब इस टाइप का सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे एजुकेशन नहीं है, ऐसा कुरिकुलम बना नहीं है जो उस चीज को जाकर के फोकस करे। एंड हियर शी जस्टिफाइड व्हाई शी टारगेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर हर ओन रिसर्च। समझ गए? इसलिए वो जाकर के वो हायर एजुकेशन में जाकर के पता करना चाह रही है कि ठीक है भाई, आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कोई काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप करिकुलम में पढ़ाना जरूरी है या नहीं है, राइट। वो उसके नीड को जाकर के वो क्रिएट करने वाले हैं। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग ऑन, अब लास्ट है टास्क। टास्क दिया इसने, मतलब अभी ये बात खत्म कर दिया, एग्जाम्पल सारे खत्म हो गए, अब आ गए टास्क के बाद। रिफ्लेक्टिंग ऑन योर ओन रिसर्च पे, कंसीडर योर ओन प्रपोज रिसर्च टॉपिक। मतलब बेसिकली आपको करना क्या है वो यहाँ पे बता देता हूँ, राइट। ये टास्क है आपका, ये टेबल है जिस टेबल को फिल करना है, और यदि ये टेबल फिल कर रहे हो तो आपको बहुत सारी बातें जो है वो समझ में आ जाएंगे इस चैप्टर के। पहला, माई रिसर्च टॉपिक, मेरा रिसर्च टॉपिक क्या है, इधर लिखिए। रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं आपके, मेंशन करिए। द पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू क्या है उसको मेंशन करिए, राइट। पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू, अब ये पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू में ये पॉइंट्स हैं, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। अब रेलिवेंट आर्टिकल पॉइंट जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से वो चीजें लिस्ट करिए और उसके की रेफरेंसेस इधर डालिए, 2 कॉलम बना दीजिए। समझ गए? वही कंटेम्प्ररी कॉन्टेक्स्ट में कौन कौन से की पॉइंट आपको रेलिवेंट पॉइंट्स डिस्कस करने हैं और उनसे रिलेटेड रेफरेंस क्या है। थ्योरी और कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या है, रेलिवेंट टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड, प्रीवियस रिसर्च, लिमिटेशंस, गैप, ये चैलेंजेस, सिग्निफिकेंस ऑफ द इशू बीइंग देयर एंड दैट, ये सारी चीजें आप इसमें करिए। जो तुम्हारा कोर्स जो है ना रिसर्च मेथोडोलॉजी पे है ना, पास आउट करना है, ये सारी चीजें उसमें आएंगी, तो तुमको बहुत ज्यादा मदद करेंगी ये सारी चीजें, कि कुछ होमवर्क करना है, यहाँ से करना, वहाँ पे और आपको अच्छे से समझ में आएगा वो लोग क्या समझा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, वो वहाँ पे एग्जाम